हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है लकीर मत पीटो, क्या बहू बेटी बन पाई। आज की कहानी सास बहू के खट्टे मीठे तकरार पर आधारित है। मेरा नाम अनु है। मेरी जांच करने आए डॉक्टर ने कोमल स्वर में कहा, अनु, बेहोश हो जाने से पहले तुमने जो भी महसूस किया था उसे अपने शब्दों में मुझे बताओ। डॉक्टर के अलावा मेरे पलंग के इर्द गिर्द मेरे सास ससुर, ननद नेहा और मेरे पति नीरज खड़े थे। मरियल सी आवाज में मैंने डॉक्टर को जानकारी दी। डॉक्टर ने पूछा, तुमने सुबह से कुछ खाया था? जी, नाश्ता किया था। पहले कभी इस तरह से चक्कर आया? जी नहीं। इन सभी के चेहरों पर जबरदस्त टेंशन के भाव पढ़कर मेरे लिए गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रखना आसान हो गया। सर, मम्मी जी मुझे किचन में कुछ समझा रही थी। बस अचानक मेरा मन घबराने लगा। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश करी, पर तबीयत खराब होती चली गई। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। इसके बाद मुझे अपने और हाथ में पकड़ी ट्रे के गिरने तक की बात याद है। उन्होंने कई सवाल पूछे, पर मेरे चक्कर खाकर गिरने का कोई उचित कारण नहीं समझ सके। मेरे ससुर से बस उन्हें यह काम की बात जरूर पता चली कि मेरी सास उस वक्त मुझे कुछ समझाने के बजाय बहुत जोर से डांट रही थी। इसे गर्म दूध पिलाइए, कुछ देर आराम करने से इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है। अब ऐसी कोई बात न करें कि जिससे इसका मन दुखी या परेशान हो। ऐसी हिदायतें देकर डॉक्टर साहब चले गए। उन्हें बाहर तक छोड़कर आने के बाद मेरे ससुर जी कमरे में लौटे और मेरी सास से नाराजगी भरे अंदाज में बोले, बहू के साथ डांट डपट जरा कम किया करो। उसके पीछे पड़ना नहीं छोड़ोगी तो वह बिस्तर से लग जाएगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो देख लेना, सब कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है जी। घर में गलत काम होते देखकर मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था जिससे ये गस खाकर गिर पड़े। इसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी सास ससुर पर कुर्रा पड़ी। ससुर जी के कमरे से जाने के बाद नीरज मेरा सिर दबाने लगे, साथ ही साथ मुझे टेंशन ना लेने के लिए समझाते भी जा रहे थे। मन ही मन उनके हाथों के स्पर्श का आनंद लेती हुई मैं कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में सोचने लगी। मुझे इस घर में बहू बनकर आए हुए अभी दूसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। शादी से पहले ही मुझे बहुत से लोगों ने बता दिया था कि मेरी सास स्वभाव की बहुत तेज है। तभी मेरी जेठानी उनसे तंग आकर अपनी शादी के 6 महीने बाद ही घर से अलग होकर किराए के मकान में रहने चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि सास ससुर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के प्रेम विवाह में बहुत सी अड़चनें आई थी। पंडितों ने मेरी कुंडली में 1000 दोष निकाल दिए थे और माता पिता फालतू में पैसे देकर दोष निवारण करते रहे। मेरी सास ने तो एक ही वाक्य बोला था, नीरज को पसंद है तो और कोई क्या देखे, बाकी मैं संभाल लूँगी। तब तो मुझे बाकी मैं संभाल लूँगी का मतलब समझ नहीं आया था, पर अब समझ आने लगा है। मेरी सास ने पहले दिन से ही मुझ पर अपना रौब जमाने का अभियान छेड़ दिया था। मेरे पहनने, ओढ़ने, उठने बैठने और हंसने बोलने के ढंग में उन्हें कोई ना कोई कमी जरूर नज़र आ जाती थी। उनकी अब तक की टोका टाकी को मैं किसी तरह बर्दाश्त करती रही, पर आज तो अति हो गई। इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया। हमारे पल्ले कैसी फूहड़ बहू पड़ी है। इसकी सुंदर शक्ल सूरत को अब क्या हम चाटें? यह नीरज भी ना जाने कैसे इसे पसंद कर बैठा। मेरी सास मुझे और मेरे मायके वालों को लगातार बेइज्जत करती जा रही थी। नीरज को भी कोसती जा रही थी। मेरी गलती बहुत बड़ी नहीं थी। आलू गोभी की सब्जी आंच पर रखकर मैं नहाने चली गई। मुझे ध्यान नहीं रहा और नहाकर आने के बाद मैं
मोबाइल पर लग गई। तब सब्जी जल गई। सासू जी ने वॉक से लौटते ही मौके का फायदा उठाया और मुझे व मेरे माता पिता को जमकर कहना शुरू कर दिया। मैं डाइनिंग टेबल से ट्रे में कप प्लेट रख कर ला रही थी जब मेरे सब्र का बांध टूट गया और मारे गुस्से से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। क्रोध से उबलता खून हाथ में पकड़ी ट्रे को दीवार पर दे मारने के लिए मेरे मन को उकसा रहा था। अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मेरे अंदर चल रहे तूफान से अनजान सासू जी लगातार बोले जा रही थी। मैंने अपनी नज़रों को फर्श पर गड़ा लिया। अगर मैं उनकी तरफ देखने लगती तो फिर कुछ भी अनहोनी घट सकती थी। मेरे घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मेरी छवि ऐसी तेज तर्रार लड़की की है जो गलत और अन्यायपूर्ण बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मुझे नाजायज दबाने वाले लोग या दबाए जाने की कोशिश, इन सब की मैं अपनी सास को उल्टा कर जवाब नहीं दे सकती थी। उनके कड़वे तीखे शब्द सुनते हुए अचानक मेरा सिर बुरी तरह से भन्नाया और मैंने ट्रे जानबूझकर हाथों से छोड़ दी। मेरी सास की समझ में कुछ नहीं आया। वे हक्की बक्की सी मेरी तरफ देख रही थी। टूटे कप प्लेट देखकर मुझे भी अब घबराहट हो रही थी। इस कठिन समय में कॉलेज के दिनों में एक नाटक में किया गया अभिनय मेरे काम आया। यह मेरी मजबूरी थी। समय को देखते हुए मुझे याद आया कि उस नाटक के एक दृश्य में मुझे बेहोश होने का अभिनय करना था। मैंने उसी सीन को याद किया और आंखें मूंदने के बाद फर्श पर गिर पड़ी। सासू जी के जहरीले शब्दों की मार से बचने का मुझे उस वक्त यही रास्ता सूझा था। कप प्लेट टूटने की आवाज ने मेरे मन में उठ रहे हिंसा के तूफान को कम कर दिया था। अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे लग रहा था कि तेज गुस्से को दबाने के चक्कर में मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसा शोर मचाते मेरे ससुर, नेहा और नीरज भागते हुए रसोई में पहुंच गए। फिर मैं अपनी सास के अन्याय को चुपचाप सहने को क्यों मजबूर हूँ? इसके पीछे भी एक कहानी है। गुस्से में किसी से भी भिड़ जाने की मेरी आदत से परेशान मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, अनु दफ्तर में जाकर शांत रहियो, तेरी नई बॉस खड़ूस है। तेरी सहेली ही कह रही थी तू उससे बिल्कुल मत उलझना, वह कुछ भी कहे पर तू पलट कर जवाब देना ही मत। जब शादी की बात हुई और मैं नीरज को बुला कर लाई तो माँ ने एकदम से हाँ कर दी और फिर सब हमारे घर आए। वहीं माँ को पता चला कि नीरज के माँ बाप पहले उसी बिल्डिंग में रहते थे जहाँ मेरी मौसी रहती हैं। माँ ने मौसी से पता किया तो पता चला कि नीरज की माँ जरूर थोड़ी तेज तर्रार है, पर ना उन्हें रीति रिवाजों के ढकोसलों से मतलब है और न दहेज से। माँ ने कहा भी था, तेरी सास भी तेरी बॉस की तरह गुस्से वाली है। मैंने कहा, माँ क्या मेरी बॉस से कोई लड़ाई हुई है? यहाँ भी संभाल लूँगी। माँ तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं सब संभाल लूँगी। अगर मेरी सास शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। नाजायज दबाया जाना मैंने यहाँ बर्दाश्त करती हूँ, ना ही वहाँ बर्दाश्त करूँगी। मैं निडर लापरवाह अंदाज में ऐसा जवाब देती तो माँ की आंखों में गहरी चिंता के भाव उभर आते, मगर मेरी शादी से महीना भर पहले ही उन्हें दिल के हल्के से दौरे का शिकार बना दिया। इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए माँ ने आईसीयू में पलंग पर लेटे हुए मुझसे एक वचन ले लिया था, अनु तेरी मुझे बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तू अपने ससुराल में बहुत सुखी रहे। बेटी मेरे मन की शांति के लिए मुझे वचन दे कि तू अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देगी, उनके सामने कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करेगी।
माँ के स्वास्थ्य को लेकर उस वक्त मैं बहुत भावुक हो रही थी। बिना सोच समझे मैंने माँ की अपनी भावी सास के साथ कभी सीधे न टकराने का वचन दे दिया। इंसान गलत बात का विरोध न कर सके तो ज़्यादा परेशान रहता है। सासू जी की सही गलत डांट डपट सुनकर माँ को दिए वचन के कारण मजबूरन खामोश रहकर सहना मुझे भी बहुत परेशान और दुखी कर देता था। यह बात गलत है कि चुप रहने से टेढ़ी सास का उसके साथ दुर्व्यवहार कम हो जाता है, पर मेरी खामोशी ने मेरी सास को मुझे और मेरे माता पिता का अपमान करने की खुली छूट दे दी। आज की घटना हम सब के लिए नई थी। मैं मानसिक तनाव के कारण बेहोश हो गई। इस गलत सोच के चलते सारा दिन सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सासू जी ने मुझे पूरे दिन पलंग से उतरने ही नहीं दिया। सासू जी मेरी कमजोरी दूर करने के लिए बाजार से 2 डिब्बे जूस के ले आए। नीरज लगातार मेरे पास बैठे मुझे प्यार से निहारते रहे थे। कोई इंसान आसानी से अपना मूलभूत स्वभाव बदल नहीं सकता है। कोई 3-4 दिन सब ठीक ठाक चला, पर फिर मेरी सास ने अपने पुराने रंग में लौटना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक उन्होंने हिचकिचाते से अंदाज से मेरे साथ पुराने अंदाज में टोका टाकी शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि मैं सही सलामत हूँ तो उन्होंने गियर बदला और मेरे साथ उनका व्यवहार फिर पहले जैसा खराब और गलत होने लगा। मुझे खासकर तब बहुत गुस्सा आता जब वे मौका मिलते ही मेरी पुरानी गलतियों का रोना शुरू कर देती। पता नहीं मुझे बात बेबात शर्मिंदा और बेइज्जत करने में उन्हें क्या मजा आता था। माँ को दिए वचन ने एक तरफ मेरा मुंह सिला हुआ था और दूसरी तरफ सासू जी के जहरीले शब्दों ने मेरी सुख शांति नष्ट कर रखी थी। तब बहुत तंग होकर मैंने एक रात अपने आप से कहा कि अनु, ऐसे काम नहीं चलेगा। चींटी को दबाओ तो वह भी काट लेती है। तूने अपना बचाव नहीं किया तो पागल हो जाएगी। अगले दिन ड्राइंग रूम और रसोई की साफ सफाई को लेकर सासू जी ने मुझे शाम को डांटना शुरू किया। कुछ देर तक मैं चुपचाप सब सुनती रही। फिर चाय की ट्रे पकड़े हुए मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और अचानक झटके से रुख पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह खड़ी रह गई। मेरी नजरें फर्श की तरफ झुकी थी। पूरे बदन में हल्का सा कंपन होता दिख रहा था। इस कारण ट्रे में रखे कप प्लेट आपस में टकराकर आवाज करने लगे। उस वक्त वहां पर घर के सारे सदस्य मौजूद थे। मेरी अजीब सी मुद्रा देखकर उन सभी को मेरे अचानक बेहोश हो जाने वाली घटना जरूर याद आ गई होगी। तभी नेहा ने भागकर मेरे हाथ से ट्रे ले ली और ससुर जी ने जोर से डांट कर मेरी सास को चुप करा दिया। नीरज ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बैठाया। मैं सिर झुकाए गुमसुम सी बैठी रही। कैसा महसूस कर रही हो? मेरी सास को छोड़कर हर व्यक्ति मुझसे बार बार यही सवाल पूछे जा रहा था। मेरे ससुर जी ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखकर पूछा, बहू, चक्कर तो नहीं आ रहा है? क्या डॉक्टर को बुलाएं? मैंने इनकार में सिर हिलाया और बड़े दुखी और अफसोस भरे लहजे में बोली, पापा, मैं मम्मी को बहुत दुख कर देती हूँ। मैं बहुत फूहड़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फूहड़ नहीं हो। अरे, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। अपने मन में किसी तरह की टेंशन मत रखो, ससुर जी ने मुझे कोमल स्वर में कहा। मैंने सासू जी की तरफ देखते हुए भावुक अंदाज में डायलॉग बोलने चालू रखे। मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ मम्मी जी, पर मैं जब गलत काम कर रही होती हूँ, जब मेरा काम आपको अधूरा लगता है, तब उसी वक्त आप मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करती हैं? सांप के निकल जाने के बाद अगर आप जब लकीर पीटते हुए मुझ पर गुस्सा होती हैं तो मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है। अपने आप से नफरत सी होने लगती है।
फिर मुझे अपना सिर घूमता लगने लगता है, जोर से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आप मुझे तब कितना भी डांट लो जब मैं काम गलत ढंग से कर रही होती हूँ, पर बाद में डांट खाना रुआसी सी होकर मैं झटके से चुप हो गई। फिर मैंने अपने हाथ फैलाए तो मेरी सासू जी को आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगाना ही पड़ा। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ससुर जी एकदम जोश से भर उठे। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना बेवकूफ़ी है। आगे से इस घर में कोई भी अगर किसी को कुछ समझाए या डांटे तो यह काम उसी वक्त हो जब काम चल रहा हो। बाद में गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए घर का माहौल खराब करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ससुर जी के विरोध में आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मेरी आंखों में नजर आ रहे आंसुओं को देखकर मेरी सास का मन भी पसीजा और वे मुझे देर तक प्यार करती रहीं। सांप के निकल जाने के बाद लकीर मत पीटो। उस दिन के बाद से घर के अंदर यह वाक्य बहुत ज़्यादा बोला जाने लगा। कोई भी पुरानी बात उठाकर किसी से उलझने की कोशिश करता तो उसे फौरन यही वाक्य सुनाकर चुप करा दिया जाता। मुझे इन शब्दों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरा तो पत्थर की मूर्ति वाली मुद्रा बना लेना ही काफ़ी रहता और मेरी सास फौरन नाराज़गी भरे अंदाज में खामोश हो जाती थी। एक शाम उन्होंने मुझे सुबह देर से उठकर आने के लिए डांटना चालू ही रखा तो उन्हें ससुर जी से जोरदार डांट पड़ गई। मेरी इस घर में जो कोई इज्जत नहीं रह गई है उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। सासू जी ने अपने पति से नाराज़गी जाहिर करते हुए अचानक रोना शुरू कर दिया। जिंदगी भर मुझसे यह इंसान कभी ढंग से नहीं बोला, कभी मुझे प्यार नहीं दिया। यह शिकायत तब करना जब प्यार लेन देन का मौका सामने हो। मैंने तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर ना कर दिए तो कहना। अरे सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने की यह आदत तू न जाने कब छोड़ेगी। ससुर जी के इस मजाक पर जब हम सब ठहाका मारकर हंसे तो मैंने अपनी सासू जी का चेहरा पहली बार लाज शर्म से गुलाबी होते देखा। बहू आ गई है घर में, पर इनसे ये घटिया मजाक नहीं छूटे। सासू जी ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर मेरे पीछे मुंह छिपाकर खूब हंसी। उस दिन के बाद से मेरी सास मेरी सहेली भी बन गई है। इसमें कोई शक नहीं कि लकीर ना पीटने के फार्मूले ने हम सबके आपसी रिश्तों को मधुर बनाकर घर के अंदर सुख शांति और हंसी खुशी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।